नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए कंप्यूटर का महत्वपूर्ण टॉपिक डिजिटल वित्तीय उपकरण। चलिए शुरू करते हैं। डिजिटल वित्तीय उपकरण सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को डिजिटल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और इसमें कम लागत आती है और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं और कम श्रम, ठीक है, लेस लेबर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिजिटल वित्तीय उपकरण का प्राथमिक लाभ क्या है। तो इसका प्राथमिक लाभ है कॉस्ट इफिशिएंसी एंड इको फ्रेंडली, ठीक है। डिजिटल वित्तीय उपकरण सभी लेन देन को डिजिटल बनाते हैं, जिससे इको फ्रेंडली, कागज़ की बचत, लागत प्रभावी और कम श्रम वाला बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है OTP और QR। तो इनमें क्या अंतर देखते हैं। OTP फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखते हैं QR। जो QR के फुल फॉर्म है क्विक रेस्पॉन्स, जो पेटीएम के लिए स्कैन किया जाता है, ठीक है, पेमेंट के लिए। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, QR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। QR का पूर्ण क्विक रेस्पॉन्स है। इसका उपयोग डिजिटल भुगतान के दौरान स्कैनिंग प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कार्ड्स, ठीक है, कार्ड जिनको कहते हैं प्लास्टिक मनी। तो एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड से पैसा प्राप्त किया जा सकता है, जो बैंक के द्वारा लोन के रूप में दिया जाता है, ठीक है। जबकि जो डेबिट कार्ड होते हैं, ये हमारे जो कैश होता है ना, जो हमारा जमा होता है बैंक में, उसे विड्रॉ किया जा सकता है इसके द्वारा। सेविंग अकाउंट होता है, ये एक सेविंग अकाउंट द्वारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, किस कार्ड का उपयोग ग्राहक अपने स्वयं के सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने के लिए करते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा डेबिट कार्ड, जिसके द्वारा हम स्वयं के पैसे निकालते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ सेल, जिसे कहते हैं POS। तो कस्टमर, ये है POS और ये है पेमेंट कार्ड स्वाइप एंड QR। तो POS क्या है, एक लोकेशन होती है जहाँ कस्टमर डिजिटली पेमेंट करता है, ठीक है, ये रहा POS। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, POS का फुल फॉर्म क्या है जिसका उपयोग कार्ड स्वाइप करने के लिए किया जाता है। तो ये है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा A। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन ई वॉलेट के बारे में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट भी कहते हैं। तो जैसे सामान्य वॉलेट का इस्तेमाल पैसे रखने के लिए किया जाता है, वैसे ही ई वॉलेट मनी को डिजिटली रूप में रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये ई वॉलेट में क्या होता है, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड की जानकारी स्टोर रहती है और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को आसानी और सुरक्षित से पूर्ण बनाता है, ठीक है, सुरक्षा से पूर्ण बनाता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, ई वॉलेट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य है मनी और कार्ड की जानकारी को डिजिटली सुरक्षित रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है USSD, जिसकी फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोड होता है जो *99#, जिसकी स्थापना करी गई थी 2012 में की थी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भाग है जो बिना इंटरनेट के कार्य करता है, ठीक है। इसका उपयोग अकाउंट बैलेंस चेक और अन्य बैंकिंग सेवाओं में किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं USSD बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के लिए कोड का उपयोग किया जाता है, जो कि *99# है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। AEPS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आ चुका है PYQ में, प्रीवियस ईयर में, जो UP SSC के एग्जाम्स हैं उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो AEPS का है, इसमें क्या होता है, जो आधार नंबर है हमारा, बायोमेट्रिक जो होती है आधार के द्वारा, उसमें हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी, बैंक स्टेटमेंट और कैश विड्रॉ और फंड्स ट्रांसफ़र, ठीक है। आधार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। और AEPS सिस्टम ये 2016 में आया है, ठीक है। AEPS के माध्यम से लेन देन करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो आधार नंबर और बायोमेट्रिक, इसी के द्वारा हम बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक हमारा UPI, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जो कि 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ। इसमें क्या होता है, एक ID होती है और ट्रांजैक्शन, ठीक है। ID के द्वारा हम ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ऑपरेटर, ये NPCI, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। भारत में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया, वो है NPCI। ये UPI वही जो फ़ोन पे पेटीएम जो करते हैं वही UPI है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, इंटरनेट बैंकिंग एंड KYC, जो बैंक इंटरनेट पर कनेक्टेड होते हैं, हर यूज़र के सभी ट्रांजैक्शन को डिजिटली करने का कार्य करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डिजिटल करने का कार्य करते हैं सभी ट्रांजैक्शन। यूज़र, इसके द्वारा हम KYC करते हैं, नो योर कस्टमर, ये KYC फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। बैंक बिल्डिंग, ठीक है, तो क्या होता है, यूज़र के द्वारा KYC के द्वारा हम क्या करते हैं, बैंक को डिजिटली करते हैं, डिजिटल करते हैं।
इंटरनेट बैंकिंग के संदर्भ में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा नो योर कस्टमर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, तो इंटरनेट बैंकिंग क्या क्या सुविधा देती है? अकाउंट बैलेंस एंड स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, डिपॉजिट फिक्स कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चेकबुक और मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं हम नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी सुविधा आमतौर पर इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें फंड ट्रांसफ़र, बिल भुगतान और फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारी सुविधा हम इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है NEFT, ठीक है, और जो NEFT है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो NEFT कब आया था? ये नवंबर 2005 में आया है। और ये ऑपरेट किसके द्वारा किया था? ये होता है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। विशेष नोट 2020 से एडिशनल चार्ज मना, ठीक है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता NEFT से। तो देख लेते हैं क्वेश्चन, NEFT की स्थापना किस वर्ष की गई? तो होती 2005 में, ठीक है। NEFT की स्थापना 2005 में नवंबर में हुई थी और 2020 के बाद RBI ने NEFT लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क हटा दिए हैं, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगता। अब देख लेते हैं हम, एक होता है RTGS और एक RTGS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कब आया था? 2004 में आया था, ठीक है। इसके द्वारा ऑपरेटर, ये RBI के द्वारा ऑपरेट किया जाता है ये भी, और RTGS प्रणाली के अनुसार प्रबंधित किया जाता है, तो इसे RBI प्रबंधित करती है, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, स्थापना 2004 में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में है IMPS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये आई है तुम्हारी 2010 में, 22 नवंबर 2010 में। किसके द्वारा? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस की स्थापना किस संस्था ने की थी? तो वो की थी NPCI ने, ठीक है। NEFT और RTGS, जिन्हें RBI के विपरीत IMPS की स्थापना 2010 को NPCI द्वारा की गई थी, ताकि तुरंत फंड ट्रांसफ़र की सुविधा मिल सके। तो IMPS क्या? जो हमारे ये UPI होते हैं, जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, तो किस प्रणाली पे आधारित है? इसी पे, IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलना, अब तुलना करते हैं NEFT, RTGS और IMPS। हमने अभी पीछे 3 चीज़ पढ़ी हैं। जो कि RTGS है, ये 2004 में आया है, जिसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, ये RBI द्वारा संचालित किया जाता है। फिर देख लेते हैं NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है, ये कब आया? 2005 में, और इसका संचालन भी RBI द्वारा किया जाता है। फिर है हमारे पास IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, 2010 में आया है और NPCI द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सी भुगतान प्रणाली RBI द्वारा नहीं बल्कि NPCI द्वारा संचालित किया जाता है? तो बस एक ही है, जो कि IMPS है, IMPS, ठीक है। RTGS 2004, NEFT 2005, दोनों RBI द्वारा स्थापित किए गए, जबकि IMPS 2010 में NPCI द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम भीम ऐप, ठीक है। तो ये भीम ऐप जो है, ये पेमेंट बैंक है एक तरह का। इसकी फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी। स्थापना कब हुई है? 30 दिसंबर 2016 को। ऑपरेट कौन करता है? NPCI। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है? तो ये पढ़ा है हमने, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उमंग ऐप, ठीक है, उमंग ऐप किस लिए? इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2017 में। ऑपरेट किया जाता है MEITY, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और NEGD, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है, इन दोनों के द्वारा संचालित किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। उमंग ऐप का संचालन किन संस्था द्वारा किया जाता है? तो उमंग ऐप का संचालन किया जाता है METI और NEGD द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिजी लॉकर, जो डिजिटल लॉकर होता है, जो हम अपने डॉक्यूमेंट जो डिजिटली रूप से इसमें सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। और ये कब आया है? ये फरवरी 2015 में आया है। ऑपरेट होता है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और इसकी स्थापना कभी की डिजिटल लॉकर की? तो वो की 2015 में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम, तो हम देखते हैं। फाइनेंस के लिए भीम ऐप है जो NPCI द्वारा, डॉक्यूमेंट के लिए डिजी लॉकर है, और सर्विस उमंग NETI और METY और NEGD द्वारा संचालित है। इससे क्या होता है? द एम्पावरिंग डिजिटल सिटीजन, ठीक है, क्या हो रहा है? हम डिजिटल हो रहे हैं एक तरह से इनके द्वारा। तो इनमें से कौन सा ऐप मुख्य रूप से न्यू एज गवर्नेंस सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है और अन्य भुगतान द्वारा दस्तावेज के लिए, ठीक है। तो कौन सा ऐप है? वो है उमंग ऐप, ठीक है, उमंग इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिजिटल उपकरणों का विकास, तो यहाँ हम एक तरह से देख लेते हैं रिवीजन। तो 2004 में आया हमारा RTGS जो RBI द्वारा है, 2005 में NEFT RBI द्वारा, 2010 में IMPS NPCI द्वारा, 2012 में USSD *99# द्वारा NPCI, 2015 में आया डिजी लॉकर, 2016 में UPI AEPS और 2017 में उमंग ऐप। तो चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो UPSC